सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक पीआईटी पीडी मॉडल्स, पीआईटी एलजीडी मॉडल्स, पीआईटी ईएडी मॉडल्स, ठीक है, लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में आई विल स्टार्ट टू डिस्कस IFRS 9 वैलिडेशन। मैं अब से जो सीरीज चलाने वाला हूं उसमें हम लोग वैलिडेशन के ऊपर फोकस करेंगे। एंड टुडेज क्लास इज जस्ट अ किक ऑफ क्लास। किक ऑफ मतलब मैं आपको आइडिया दूंगा कि वैलिडेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास से अपने क्वांटिटेटिवली थ्रू स्प्रेडशीट एग्जांपल्स देखेंगे कैसे वैलिडेशन किया जाता है। बट आज की क्लास में इट्स अ शॉर्ट क्लास ऑफ 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू कि IFRS 9 वैलिडेशन का स्कोप क्या है। राइट नाउ, वैलिडेशन इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक एंड उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है कि वैलिडेशन का चेकलिस्ट क्या होना चाहिए। तो जैसे अपने याद रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स यूज करते हैं, आज की क्लास में भी आई विल बी यूजिंग वन एक्रोनिम। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अ मॉडल शुड बी द ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट टू द रेगुलेटर, rigorously validated, resilient and fully defensible. राइट? तो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट ताकि आप इंटरव्यूज के लिए याद रख सको कि आपका वैलिडेशन चेकलिस्ट क्या क्या होना चाहिए। अ मॉडल शुड बी द ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट टू द रेगुलेटर। तो अगर आपको IFRS का चेकलिस्ट चाहिए वैलिडेशन का, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस एक्रोनिम, ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट। क्या मतलब है ब्रेवेस्ट का, बोल्डेस्ट का, सबमिट का, वो भी डिस्कस करेंगे। राइट? और अगर हम ज्यादा फोकस परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऊपर करें, जो कि हर कोई वैलिडेटर करता है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का स्कोप क्या है वो देखेंगे हम लोग। एंड जब अपने IFRS 9 का मॉडल बनाते हैं तो अपने को पता है कि काफी बारी बाजल का भी इनपुट यूज होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग का भी इनपुट यूज होता है। तो हम लोग वैलिडेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने वाले हैं, ताकि उससे आप पूरा एक हेलीकॉप्टर व्यू ले सको कि यार वैलिडेशन में होता क्या क्या है। राइट? तो आज की क्लास में मैं आपको 30 मिनट्स में समराइज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकली अपने स्प्रेडशीट एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले अपना ब्रेवेस्ट। राइट? तो हमें पता है कि बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेस्ट अपने को करने होते हैं, बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेस्ट अपने को करने होते हैं एज पार्ट ऑफ वैलिडेशन। नाउ वैलिडेशन में भी आपको पता है कि वी हैव प्री इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन, वी हैव पोस्ट इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन, देन वी हैव मॉनिटरिंग। तो वो सारी चीजें भी आने वाली क्लासेस में और क्लियर मैं करूंगा। अभी के लिए आप इसको प्री इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन मान सकते हो। राइट? तो क्वांटिटेटिव टेस्ट्स के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहला बी इज फॉर बैक टेस्टिंग एंड बायस टेस्टिंग। मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं अभी, ज्यादा उसके बारे में बोल नहीं रहा। जब अपने आगे की क्लासेस में जाएंगे तो अपने एक एक पॉइंटर के ऊपर पूरा चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक वैलिडेशन का हैंडबुक भी दूंगा। उस हैंडबुक में आपको ये सारे पॉइंटर्स का डिटेल्स मिलेगा, और उसमें हमारे क्या थ्रेशोल्ड्स होते हैं वो भी मिलेगा। राइट? सो फर्स्ट बी इज फॉर बैक टेस्टिंग एंड बायस टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग एंड बायस एनालिसिस। राइट? Second B is for benchmarking. Second B is for benchmarking. We have backtesting, bias testing, we have benchmarking. यहां पर फर्स्ट जो मैं एक्रोनिम लेके चल रहा हूं, ब्रेवेस्ट, उसमें मैं ज्यादा क्वांटिटेटिव टेस्ट का बात करने वाला हूं। तो बैक टेस्टिंग इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट, बायस एनालिसिस क्वांटिटेटिव टेस्ट, बेंचमार्किंग। राइट? देन आर से वी हैव डेटा रेडीनेस। हमें डेटा को रेडी करना होगा, तो जो भी वैलिडेटर है वो चेक करेगा कि आपका डेटा सही है कि नहीं। डेटा का रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? उसके अलावा मॉडल रेप्लीकेशन। काफी बारी जो वैलिडेटर्स होते हैं वो मॉडल को रेप्लीकेट करके देखते हैं कि आर दे गेटिंग द सेम रिजल्ट्स और नॉट। राइट? आर दे गेटिंग द सेम रिजल्ट्स और नॉट? सो मॉडल रेप्लीकेशन। थर्ड इज आर से हमारा ROC AUC। अपने को पता है कि अपने रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या एरिया अंडर द कर्व यूज करते हैं टू गॉज द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द मॉडल। ROC AUC यूज करते हैं टू चेक द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द मॉडल। तो वो एक आर हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट आर इज रैंक ऑर्डरिंग। नेक्स्ट आर इज रैंक ऑर्डरिंग। अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो पता लग रहा होगा कि सारे क्वांटिटेटिव टेस्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। राइट? ब्रेवेस्ट के अंदर।
तो बैक टेस्टिंग, बायस एनालिसिस, बेंचमार्किंग। आर से हमारा आ गया डेटा रेडीनेस, रेडीनेस। ठीक है, आर से हमारा आ गया रेप्लीकेशन, कि वैलिडेटर मॉडल को रेप्लीकेट करके देखेगा। राइट। अब इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। कोई बोलता है कि वैलिडेटर रेप्लीकेट नहीं करता, कोई बोलता है वैलिडेटर रेप्लीकेट करता है। तो वो सारे व्यूज को भी अपने जब एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन द कमिंग क्लासेस, वहां पे उसको ग्रिल करेंगे। और राइट, बट ये एक जनरल चेकलिस्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द वैलिडेशन स्कोप, not only from IFRS 9 perspective but also from Basel models और stress testing models, right? तो R से हमारा ROC AUC जिसको हम लोग यूज करते हैं टू चेक फॉर द डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट ऑफ द मॉडल। देन R से हमारा रैंक ऑर्डरिंग भी आ जाएगा। रैंक ऑर्डरिंग अगर अपने कर्व्स को यूज कर रहे हैं तो उस केस में मेरे कर्व में रैंक ऑर्डरिंग मोनोटोनिसिटी होल्ड करनी चाहिए, दैट इज योर रैंक ऑर्डरिंग टेस्ट। उसके बाद ए फॉर एजम्पशन टेस्टिंग, ए फॉर एजम्पशंस टेस्टिंग, तो हम लोग एजम्पशन टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। ए फॉर एजम्पशंस टेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हमारा वेरिएबल सिलेक्शन। वैलिडेटर ये चेक करेगा कि आपने वेरिएबल्स ठीक से सेलेक्ट किया कि नहीं, वेरिएबल सिलेक्शन। उसके बाद ईसीएल का एक्यूरेसी, एक होता है पीडी का एक्यूरेसी चेक करना जो बैक टेस्टिंग में आ गया, एलजीडी का एक्यूरेसी चेक करना, ईएडी का एक्यूरेसी चेक करना। मैं यहाँ पे पीडी एलजीडी ईएडी का बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली इस पॉइंट में ईसीएल जो आपका आउटपुट आया उसके एक्यूरेसी का बात कर रहा हूं। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू जनरल बैक टेस्टिंग। तो ईसीएल का एक्यूरेसी, राइट। देन एस से हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अगर अपने कर्व्स को यूज कर रहे हैं तो कर्व के अंदर स्टेबिलिटी टेस्टिंग अपने को करना है, दैट इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग। देन एस फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस। एंड देन टी फॉर ट्रांजिशन एनालिसिस, जहां पर भी अपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं वहां पे अपने को माइग्रेशंस को एनालाइज करना है, वेदर द माइग्रेशंस आर लॉजिकल और नॉट। तो दैट इज योर ट्रांजिशन एनालिसिस, राइट। नाउ आप सबको बताया कि हम लोग मॉडल रिस्क मैनेजमेंट के लिए SR11 को फॉलो करते हैं। तो जब आप SR11 भी रीड करोगे ना तो आप देखोगे जो पूरा मैंने आपको ब्रेवेस्ट बोल्डेस्ट सबमिट दिया है, तो अल्टीमेटली पूरा चेकलिस्ट आपका अंदर में ही आ गया है, राइट। तो आज के बाद किसी भी इंटरव्यू में आप बैठो या अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आप कहीं पे कंसल्टिंग कर रहे हो, दिस इज योर रामबान, राइट। ऐसा डिटेल वैलिडेशन चेकलिस्ट किसी ने नहीं बनाया है, तो आपको इसको ट्रस्ट करना है, अच्छे से इसी को फॉलो करना है, वेदर इट इज फॉर बाजल IFRS 9 स्ट्रेस टेस्टिंग। हाँ ये हो सकता है बाजल के लिए कुछ पॉइंट्स होल्ड ना करे, या IFRS के लिए कुछ पॉइंट्स होल्ड ना करे, या स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए कुछ होल्ड ना करे, बट इन जनरल दिस इज योर फाइनल चेकलिस्ट जो आपको याद रखनी है फॉर इंटरव्यूज। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। आपका ब्रेवेस्ट के अंदर ये सारे आपके क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। बी फॉर बैक टेस्टिंग, बी फॉर बायस एनालिसिस, राइट। एंड देन बी फॉर बेंच मार्किंग, बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी दूसरे मॉडल्स के साथ बेंचमार्क कर रहे हैं, राइट। देन आर फॉर डेटा रेडीनेस, डेटा रेडीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जनरली मैं क्वांटिटेटिव टेस्ट का बात कर रहा हूं, तो डेटा रेडीनेस फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्वियसली डेटा का बात क्वालिटेटिव परस्पेक्टिव से भी आता है, तो वो नीचे में आएगा, बट यहां पे मैं क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव से डेटा का बात कर रहा हूं। देन आर फॉर मॉडल रेप्लीकेशन, वैलिडेटर काफी बारी मॉडल को रेप्लिकेट करके देखते हैं कि हम लोग ये सेम रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने रिग्रेशन किया है तो ये सेम बीटाज हम लोग डेटा पे जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। देन आर फॉर ROC AUC, दिस इज टू चेक फॉर द डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट ऑफ द मॉडल, राइट, दिस इज टू चेक फॉर द डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट ऑफ द मॉडल। एंड देन आर फॉर रैंक ऑर्डरिंग, कि हमारे कर्व में मोनोटोनिसिटी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। देन ए फॉर एजम्पशन टेस्टिंग, एजम्पशंस भी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है मॉडल एजम्पशंस, एक होता है आपके मेथोडोलॉजी का एजम्पशंस। मतलब अगर आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो, कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज कर रहे हो, उसमें भी आप बहुत सारे एजम्पशंस लेके चलते हो, दैट इज योर मेथोडोलॉजी एजम्पशंस। और एक है आपका इन जनरल मॉडल का एजम्पशंस, राइट। इन जनरल मॉडल का एजम्पशंस, इसको डिटेल में अपने देखेंगे और मैं आपको वैलिडेशन हैंडबुक में इसको दूंगा भी, राइट। देन वी फॉर वेरिएबल सिलेक्शन, ऑब्वियसली कोई भी मॉडल का परफॉर्मेंस जो है वो उसके वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो वेरिएबल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ई, ई फॉर ECL एक्यूरेसी, ECL एक्यूरेसी,
राइट, जो भी आपका एंड आउटपुट आ रहा है उसके एक्यूरेसी का यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग। देन एस फॉर कर्व स्टेबिलिटी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं, पीएसआई वगैरह यूज करते हैं। स्टेबिलिटी के साथ साथ कंसंट्रेशन भी आ जाता है कि एक पर्टिकुलर रेटिंग ग्रेड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं है। राइट, वो सब टेस्टिंग भी साथ में हो जाएगा। यहाँ पे कर्व स्टेबिलिटी टेस्टिंग का बात कर रहे हैं। देन एस फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी भी हम लोग दो एस्पेक्ट में बात करते हैं, सेंसिटिविटी विद इनपुट्स, राइट, एंड सेंसिटिविटी विद डेटा। सेंसिटिविटी विद इनपुट्स, सेंसिटिविटी विद डेटा, ये दोनों भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड टी फॉर ट्रांजिशन एनालिसिस, माइग्रेशन एनालिसिस, जहां पे भी आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूज करते हो, मार्कोव चेन, तो वहां पे हमारा जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसमें जो ट्रांजिशंस आ रही है वो लॉजिकल है कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं, वो हमारा हो गया ट्रांजिशन एनालिसिस। एंड दैट इज क्लोजली लिंक टू कर्व। ऑब्वियसली हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग रेटिंग ग्रेड्स होते हैं, उसी में हम लोग माइग्रेशंस चेक करते हैं कि ओवर डिफरेंट पीरियड्स कैसे माइग्रेशंस हो रहा है, तो वो माइग्रेशंस लॉजिकल है कि नहीं, दैट इज योर ट्रांजिशन एनालिसिस। राइट, सो दिस इज योर स्कोप ऑफ क्वांटिटेटिव टेस्ट। किसी को कोई वर्ड में डाउट, ऑब्वियसली मैंने अभी कुछ डिस्कस ही नहीं किया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करने में आगे जाके अपना बहुत सारा क्लासेस लगने वाला है, बट मैं आपको आज की क्लास में सिर्फ एक स्कोप दे रहा हूं कि यार वैलिडेशन में आपको क्या क्या चीजें लेके चलनी है। उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट, उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट। अ मॉडल शुड बी द ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट टू द रेगुलेटर। ये चेकलिस्ट को आपको एक बारी हाथ से लिखना है, इतनी बारी लिखना है कि इंटरव्यू में आप इससे नेचुरल हो जाओ। यार कोई भी टेस्ट पूछा गया है, मेरे को पता है कि वो कहां पे लाए कर रहा है। राइट, और वैलिडेशन के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बिकॉज ईसीएल मॉडल तो एक बारी बन जाएगा 2-3 सालों में, उसके बाद तो जिंदगी भर उसका वैलिडेशन चलने वाला है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ वैलिडेशन के ऊपर मिलने वाली है, इसीलिए वैलिडेशन के ऊपर अपने अलग से पूरा सीरीज करने वाले हैं। राइट, नाउ क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, बोल्डेस्ट, बी फॉर बाउंड्रीज, ऑपरेटिंग बाउंड्रीज। राइट, हर एक मॉडल की कुछ ऑपरेटिंग बाउंड्रीज होती हैं, ऑपरेटिंग बाउंड्रीज, दैट इज योर बी। नेक्स्ट इज ओ, ओवरलेस और पोस्ट मॉडल एडजस्टमेंट्स। राइट, हमारा मॉडल सही नहीं बना, मॉडल में गलतियां हैं, तो उस केस में टेम्परेरी रेजोल्यूशन के लिए अपने को ओवरलेज लगाने पड़ेंगे या ओवरराइड्स लगाने पड़ेंगे या पोस्ट मॉडल एडजस्टमेंट्स यूज करना पड़ेगा, दैट इज ओवरलेज। तो जो वैलिडेटर है वो चेक करता है कि आपके ओवरलेज सफिशिएंट है कि नहीं, सफिशिएंसी ऑफ ओवरलेज वो चेक करता है। राइट, नेक्स्ट इज ओ, पैरेलल आउटकम एनालिसिस, पैरेलल आउटकम एनालिसिस। देन एल फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली हमारा जो भी मॉडल बनेगा, अगर हम रेगुलेटरी मॉडल्स का बात कर रहे हैं तो उसमें सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए, सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए। दैट इज योर मॉडल शुड कंप्लाई विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। राइट, दैट इज योर एल। देन डी फॉर डेटा असेसमेंट। डेटा का जो बात होता है वो हम लोग क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी करते हैं एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी करते हैं। तो यहां पे मैं क्वालिटेटिव टेस्ट का बात कर रहा हूं कि मेरा डेटा का क्वालिटी क्या है, डेटा कैसे आ रहा है। राइट, डेटा क्वालिटी, डेटा असेसमेंट। देन डी फॉर आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका मॉडल डॉक्यूमेंटेशन भी सही होना चाहिए। वैलिडेटर तो आपके मॉडल डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही मॉडल को चेक कर पाएगा ना। राइट, तो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी गुड। उसके बाद ई फॉर डेवलपमेंटल एविडेंस, जो भी अप्रोच, जो भी मेथोडोलॉजी आपने यूज की है मॉडल को बिल्ड करने के लिए, व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड इट कि ये मेथोडोलॉजी करेक्ट है। राइट, तो डेवलपमेंटल एविडेंस एक वैलिडेटर को आपको शोकेस करने होते हैं, दैट इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ वैलिडेशन। राइट, देन नेक्स्ट एस इज फॉर सेगमेंटेशन। नाउ सेगमेंटेशन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, वो क्वांटिटेटिव में भी जा सकता है, वो क्वालिटेटिव में भी जा सकता है। सेगमेंटेशन का जो भी चेकिंग होता है वो क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी होता है कि जो भी आप सेगमेंट बना रहे हो अलग अलग, राइट, उसमें रिस्क डिफरेंशिएट हो रहा है, विद इन अ सेगमेंट जो आपका रिस्क है वो सिमिलर है। और सेगमेंटेशन को आप क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी चेक कर सकते हो। राइट, इनफैक्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रांसफर क्राइटेरिया, ट्रांसफर क्राइटेरिया मतलब स्टेजिंग, स्टेजिंग भी अगेन हम लोग चेक करते हैं फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। तो अगर डालना हो ऊपर वाले एस में मैं डाल ही सकता हूं,
ऊपर वाले एस में मैं सेगमेंटेशन भी डाल सकता हूं, मैं स्टेजिंग भी डाल सकता हूं, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, जैसे डेटा ऊपर में भी गया नीचे में भी गया। क्योंकि स्टेजिंग को अगेन सिर्फ क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, हम लोग क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। राइट, बहुत सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करके स्टेजिंग किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका सबमिट, बट एक बारी मैं क्वालिटेटिव टेस्ट्स को रिपीट कर रहा हूं। ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, बी फॉर ऑपरेटिंग बाउंड्रीज। आप लोगों को क्या करना है, मेरे नेक्स्ट क्लास से पहले SR11 7 का 2 क्लासेस मैंने शेयर किया हुआ है। SR11 7 का 2 क्लासेस मॉडल रिस्क मॉड्यूल में मैंने डाला हुआ है। आपको वो दोनों क्लासेस देख के रखना है बिफोर द वैलिडेशन क्लास, बिफोर द नेक्स्ट वैलिडेशन क्लास। आपको दिखेगा वो सारे टर्म्स यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, वो आपका SR11 7 डॉक्यूमेंट में आ रहा है। तो यू विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ, रेगुलेटर ने जो सारी चीजें बोली है वैलिडेशन के अंदर, करण सर वही सब चीजें कवर कर रहे हैं। राइट, तो बी फॉर ऑपरेटिंग बाउंड्रीज। देन नेक्स्ट ओ फॉर ओवरलेज। ओवरलेज बोल लो, ओवरराइड्स बोल लो, बिकॉज काफी बारी हमारा मॉडल, ठीक है, सही रिजल्ट नहीं देगा और शॉर्ट टर्म में मैं मॉडल को रीडेवलप नहीं कर सकता। तो उस केस में शॉर्ट टर्म में अगर आप रीडेवलप नहीं कर सकते तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको ओवरलेज यूज करने पड़ेंगे, आपको ओवरराइड्स करना पड़ेगा, आपको पोस्ट मॉडल एडजस्टमेंट्स यूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी अपने अलग से डिस्कशन करेंगे। राइट, देन नेक्स्ट ओ इज फॉर पैरेलल आउटकम एनालिसिस। ये पैरेलल आउटकम एनालिसिस क्या होता है? जब SR11 7 का क्लास देखोगे आपको ये वर्ड वहां पे दिखेगा। देन नेक्स्ट एल, एल में मैंने उसको जान के डाला है, दैट इज योर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि आपका जो मॉडल है इट शुड कंप्लाई विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, उसको मैंने लीगल एंड रेगुलेटरी बोल दिया। राइट, डी फॉर डेटा असेसमेंट। हमेशा ध्यान रखना है कि जब डेटा का चेकिंग करेंगे, डेटा इज चेक्ड फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव परस्पेक्टिव एज वेल एज क्वालिटेटिव परस्पेक्टिव। सेम इज फॉर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन लॉजिकल है कि नहीं, वो तो एक क्वालिटेटिव चेक है ना। और सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप दोनों सेगमेंट में रिस्क को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, दैट दैट इज अ क्वांटिटेटिव थिंग। राइट, उसके अलावा स्टेजिंग, स्टेजिंग में भी हम लोग क्वांटिटेटिव क्राइटेरियाज यूज करते हैं एज वेल एज क्वालिटेटिव क्राइटेरियाज यूज करते हैं। तो जब क्राइटेरियाज क्वालिटेटिवली यूज कर रहे हैं तो उसका टेस्टिंग भी तो अपने को क्वालिटेटिवली ही करना पड़ेगा। दैट इज योर ट्रांसफर क्राइटेरिया। स्टेजिंग के लिए टेक्निकल वर्ड इज ट्रांसफर क्राइटेरिया। राइट, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली वैलिडेशन के लिए हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर ही हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारा जो मॉडल है वो सही बना है कि नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन इज द गो टू डॉक्यूमेंट फॉर द वैलिडेटर टू चेक इफ द मॉडल इज फाइन और नॉट। राइट, तो डॉक्यूमेंटेशन, मॉडल डॉक्यूमेंटेशन आपका सही होना चाहिए। देन नेक्स्ट ई इज डेवलपमेंटल एविडेंस। मैंने आपको बोला कि आप मॉडल में जो भी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, राइट, व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड इट। आप रिग्रेशन क्यों यूज कर रहे हो, आप वेसिसेक अप्रोच क्यों यूज कर रहे हो, तो उसका डेवलपमेंटल एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन और ट्रांसफर क्राइटेरिया। तो कहीं ना कहीं मैंने इस तरीके से ये एक्रोनिम को अरेंज किया है कि हमारा जो सारा क्वांटिटेटिव टेस्ट है वो ब्रेवेस्ट के अंदर चला जाए, एंड हमारे जो सारे क्वालिटेटिव टेस्ट है वो बोल्डेस्ट के अंदर चला जाए। राइट, उसके अलावा सबमिट, जैसी सबमिट का बात आता है इसका मतलब मॉडल बन गया। तो यहां पे हम लोग जेनरिक बात कर रहे हैं फॉर ओवरऑल मॉडल। राइट, जेनरिक बात कर रहे हैं फॉर ओवरऑल मॉडल। अच्छा सर, जब आप ये चेकलिस्ट का बात कर रहे हो तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो सिर्फ पीडी के लिए होंगी, कुछ चीजें एलजीडी के लिए भी होंगी, कुछ चीजें ईएडी के लिए भी होंगी। वो भी इन द कमिंग क्लासेस हम लोग देखेंगे कि पीडी के लिए इसमें से क्या क्या होल्ड करता है, एलजीडी के लिए क्या क्या होल्ड करता है, ईएडी के लिए क्या क्या होल्ड करता है जनरली। ठीक है, जनरली आपको दिखेगा सारी चीजें सबके लिए होल्ड करती हैं। राइट, बट सिंस एलजीडी वगैरह में, ईएडी वगैरह में अपने बहुत एक्सटेंसिव मॉडलिंग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा, तो बहुत सारी चीजें यहां से हट जाती हैं। राइट, इसीलिए आपको दिखा होगा कि डिस्क्रिमिनेटरी पार का बात ज्यादा किसके अंदर होता है, पीडी के अंदर होता है, बिकॉज आप एलजीडी में वैसे मॉडल बना ही नहीं पाते। बट दैट डजंट मीन कि आप एलजीडी में डिस्क्रिमिनेटरी पार चेक नहीं कर सकते। तो मैं आपको पीडी, एलजीडी, ईएडी के हिसाब से पूरा टिक बॉक्स दूंगा कि कौन सा जो आइटम है वो पीडी के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा एलजीडी के लिए, कौन सा ईएडी के लिए। हाँ, ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारा आइटम्स हट जाएगा बाद में अगर आप वैसा एक्सटेंसिव मॉडलिंग कर नहीं रहे हो। दैट इज अप टू यू, बट प्राइमरीली जो चेकलिस्ट बनेगा वो पीडी, एलजीडी, ईएडी तीनों के लिए बनेगा।
राइट। तो लास्ट है अपना सबमिट। सबमिट में अपने बात कर रहे हैं, इट इज जेनरिक फॉर ओवरऑल मॉडल, राइट। एस फॉर फाइनल मॉडल सिलेक्शन, आपने बहुत सारे मॉडल्स बनाए होंगे, आपने दो तीन मेथोडोलॉजी से मॉडल बनाए होंगे, तो फाइनली आपने अपना चैंपियन मॉडल और चैलेंजर मॉडल किसको बोला और क्यों बोला, ये वैलिडेटर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको उसको एड्रेस करना है। तो फाइनल मॉडल सिलेक्शन कैसे हुआ है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैलिडेशन, वो भी वैलिडेशन के स्कोप में आएगा, बिकॉज इतने सारे मॉडल्स बन रहे हैं, राइट। मैंने रिग्रेशन भी किया है, मैंने कोई और अप्रोच भी यूज किया है, तो फाइनली मैंने रिग्रेशन को यूज करके चैंपियन मॉडल बोला है उसको, क्यों, दैट इज योर फाइनल मॉडल सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट इज यू। यू इज मॉडल यूटिलाइजेशन, आपका मॉडल जिस पर्पस के लिए बिल्ड हुआ था उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका मॉडल, हम लोग बोलते हैं ना कि यूज टेस्ट भी आपको देखना है कि आपका मॉडल ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं फॉर्मेलिटी के लिए मॉडल बना के रख दिया, एक्चुअल में आप उसको डिसीजंस में यूज ही नहीं कर रहे, राइट। तो मॉडल यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए मॉडल को बनाया गया था उसी पर्पस के लिए वो यूज किया जा रहा है कि नहीं, दैट इज योर यूटिलाइजेशन। इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं यूज टेस्ट भी आ गया। यूज टेस्ट कि आपको प्रूफ करना होता है कि आप मॉडल को एक्चुअली यूज कर रहे हो फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, राइट। देन नेक्स्ट बी इज फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से मॉडल बनना चाहिए, वो भी वैलिडेटर चेक करता है। तो बी में आपका आ गया बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कि मॉडल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है कि नहीं, और यू में क्या था कि मॉडल वैसे यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं जिस पर्पस के लिए बना था, राइट। एंड ऑब्वियसली इतने सारे मॉडल्स का बात करेंगे अपने और करे भी हैं, पीडी एलजीडी एडी, तो मॉडल का गवर्नेंस भी आएगा। ठीक है, गवर्नेंस कौन ड्राइव करता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, राइट। मॉडल गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इन द वैलिडेशन चेकलिस्ट। तो वो कौन गवर्न करता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो मॉडल गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एम फॉर मटीरियलिटी, कंप्लेक्सिटी, अनसर्टिनिटी। हम लोग कोई भी मॉडल बिल्ड करते हैं तो उसमें मटीरियलिटी चेक करते हैं कि वो टीयर वन मॉडल है या टीयर टू मॉडल है, राइट। ये मेरे ख्याल से आदित्य ने डिस्कस भी किया होगा अपने मॉडल रिस्क सेशंस में। तो मटीरियलिटी, कंप्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ओवरऑल मॉडल की बात कर रहे हैं, अपने कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट का बात नहीं कर रहे, आपको दिख रहा होगा। देन आई फॉर इंप्लीमेंटेशन, राइट, आपका मॉडल सही से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, मॉडल इंप्लीमेंटेशन, आई फॉर मॉडल इंप्लीमेंटेशन। देन आई फॉर ये जो मॉडल आपका बनेगा वो किसी ना किसी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, राइट। तो वो किस इन्वेंट्री में पड़ा है, वो इन्वेंट्री में ठीक से समझ आ रहा है कि नहीं, कि ये मॉडल किस पर्पस के लिए, ये मॉडल किस पर्पस के लिए है, इन्वेंट्री आप ठीक से मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज मॉडल इन्वेंट्री। एंड टी फॉर जो भी आपका ईसीएल आया इस साल का, आप उसको कंपेयर करते हो लास्ट ईयर के ईसीएल से और ट्रेंड देखते हो कि आपका ईसीएल कैसा आ रहा है, और इम्पैक्ट देखते हो कि आपका ईसीएल अगर बढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट। पहली बात है, क्या ईसीएल बढ़ना चाहिए गिवन द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, तो आप ट्रेंड को एनालाइज करते हो, ईसीएल अगर गिर रहा है इज इट लॉजिकल और नॉट, एंड सेकेंडली व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ईसीएल। इम्पैक्ट असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इम्पैक्ट असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में आपका इम्पैक्ट असेसमेंट भी आएगा। तो ब्रेवेस्ट बोल्डेस्ट सबमिट में जो मैंने सबमिट लिया है, इट इज जेनरिक फॉर ओवरऑल मॉडल। क्या क्या आ गया उसके अंदर, एस फॉर फाइनल मॉडल सिलेक्शन, कि आपने कौन से मॉडल को चैंपियन मॉडल बोला है, कौन से मॉडल को चैलेंजर मॉडल बोला है, एंड आपने फाइनली चैंपियन मॉडल सेलेक्ट कैसे किया है। यू फॉर मॉडल यूटिलाइजेशन, कि आपका जो मॉडल का पर्पस था उसी पर्पस के लिए वो यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। सेकेंडली इसमें यूज टेस्ट भी आ गया कि आप शोकेस करते हो रेगुलेटर को कि हाँ आपने जो मॉडल बनाया है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाया, रेगुलेटर को दिखाने के लिए नहीं बनाया, आप उसको एक्चुअली डे टू डे डिसीजंस में यूज करते हो, राइट। बी फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कि आपका जो मॉडल बना है वो एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बना है कि नहीं, राइट। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मॉडल गवर्नेंस इज ऑब्वियसली इंटेग्रल पार्ट ऑफ मॉडल रिस्क मैनेजमेंट। तो मॉडल गवर्नेंस कौन ड्राइव करता है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो बी फॉर बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, उनका भी रोल आएगा, राइट। उनका रोल आ रहा है कि नहीं ठीक से, मॉडल गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं, वैलिडेटर ये भी चेक करेगा कि क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग लोगों का है कि नहीं है, राइट। देन एम फॉर मटीरियलिटी, कंप्लेक्सिटी, अनसर्टिनिटी, मटीरियलिटी, कंप्लेक्सिटी, अनसर्टिनिटी।
जो वैलिडेशन का स्कोप होता है ना, वो भी डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कितना मटीरियल है, वो टीयर 1 मॉडल है या टीयर 2 मॉडल है। तो मटीरियलिटी, कंप्लेक्सिटी, अनसर्टिनिटी, दैट इज ऑल्सो इन स्कोप ऑफ वैलिडेशन। राइट। मॉडल ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन एक हो गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद इंप्लीमेंटेशन का भी बात होगा ना। एक प्री इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन होगा, बट उसके बाद तो मॉडल इंप्लीमेंट होगा। तो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन में आप क्या चेक करोगे? इंप्लीमेंटेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ। राइट। ऑब्वियसली ये प्री इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन में नहीं आएगा, ये पोस्ट इंप्लीमेंटेशन वैलिडेशन में आएगा। ठीक है, मॉडल इंप्लीमेंटेशन को चेक करना। देन आई फॉर मॉडल इन्वेंट्री। जो भी आपके मॉडल्स बन रहे हैं IFRS 9 के लिए भी, उसका एक इन्वेंट्री बनेगा। राइट, एक प्रॉपर इन्वेंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, दैट इज योर मॉडल इन्वेंट्री। एंड टी फॉर ट्रेंड्स एंड इंपैक्ट असेसमेंट। आपके ECL के जो ट्रेंड्स है वो लॉजिकल है कि नहीं, और जो भी आपका ECL का नंबर आ रहा है उसका इंपैक्ट क्या है आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर। राइट, दैट असेसमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी डन। तो IFRS 9 के इंटरव्यूज, बिकॉज अभी से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं IFRS 9 के ऊपर। RBI अपना फाइनल गाइडलाइंस ले आएगा मेरे ख्याल से मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर। तो अपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए फ्रॉम अ वैलिडेशन परस्पेक्टिव ऑल्सो, कि IFRS 9 का स्कोप क्या है। ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट। ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट। इज दिस क्लियर और नॉट? ये सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? आगे मूव करूं। नाउ अगर मैं पूरे स्कोप का बात ना करूं, ज्यादा फोकस करूं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऊपर, इफ आई जूम इनटू परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के परस्पेक्टिव से आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन ABCD ऑफ वैलिडेशन। अगर मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दूं, तो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन ABCD ऑफ टेस्टिंग। तो राइट साइड में आपको ABCD ऑफ टेस्टिंग दिख रहा होगा। A फॉर एजम्पशन टेस्टिंग, B फॉर बैक टेस्टिंग, B for bias analysis, C for curve rank ordering, C for curve stability, C for curve migrations, and D for discriminatory power. Right? बिकॉज वैलिडेशन के अंदर ऑब्वियसली क्वालिटेटिव टेस्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, बट परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर अगर मैं जूम करना चाहूं, तो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन ABCD ऑफ टेस्टिंग। A फॉर एजम्पशन टेस्टिंग। आप जहां पर भी रिग्रेशन मॉडल यूज करोगे वहां पे आपको एजम्पशन टेस्टिंग चेक करना है। राइट। आप जहां पर भी रिग्रेशन मॉडल को यूज करोगे वहां पे एजम्पशंस का बात आएगा, एजम्पशंस को आपको टेस्ट करना है। राइट। फॉर एग्जांपल बाजल के अंदर हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, IFRS 9 के अंदर। राइट। अगेन हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं अगर हम पॉइंट इन टाइम स्कोर कार्ड बना रहे हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। जहां पर भी रिग्रेशन का बात आएगा, अगर मैं रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहा हूं, तो वहां पे एजम्पशन टेस्टिंग का बात होगा ही होगा। राइट। तो मैंने इसीलिए तीनों में टिक दिया है। बाजल के अंदर भी अपने एजम्पशन टेस्टिंग करते हैं, IFRS के अंदर भी अपने एजम्पशन टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर भी अपने एजम्पशन टेस्टिंग करते हैं। जहां पर भी रिग्रेशन आएगा वहां एजम्पशन टेस्टिंग का बात हो गई। एजम्पशन टेस्टिंग के लिए अपने एक एक्रोनिम बचपन से यूज कर रहे हैं, बचपन से इन द सेंस कि जब से क्रेडिट रिस्क मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं एक एक्रोनिम यूज करता हूं, चैम्प्स। राइट। चैम्प्स। चैम्प्स क्यों यूज करता हूं? बिकॉज अपने अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अपने सर्च करना चाह रहे हैं एक चैंपियन मॉडल। तो वहां से एक एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है, चैम्प्स। सी क्या होता है आपका? कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर ऑफ द मॉडल। राइट। एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल। एच फॉर हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ए फॉर ऑटो कोरिलेशन, एम फॉर मल्टी कोलिनियरिटी, आपके वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। P फॉर P वैल्यू सिग्निफिकेंस, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होना चाहिए दैट शुड बी लो। राइट। S फॉर स्टेशनैरिटी, स्टेशनैरिटी के लिए अपने डिकी फिलर टेस्ट वगैरह यूज करते हैं। S फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस, और सेंसिटिविटी अपने विद रिस्पेक्ट टू इनपुट भी चेक करना है, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डेटा भी चेक करना है। राइट। कोई अगर इसमें एक और S यूज करना चाहता है, तो S फॉर स्टेबिलिटी भी इंक्लूड कर सकते हो आप, कि आपके बीटास का स्टेबिलिटी आप चेक करोगे। राइट। तो एजम्पशन टेस्टिंग जो है उसमें आपको ये याद रखना है, चैम्प्स। सी फॉर कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एच फॉर हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ए फॉर ऑटो कोरिलेशन, एम फॉर मल्टी कोलिनियरिटी, पी फॉर पी वैल्यू सिग्निफिकेंस, एस फॉर स्टेशनैरिटी, एंड एस फॉर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के साथ अपना स्टेबिलिटी भी आ जाएगा।
स्टेबिलिटी के साथ अगर आपको और एस में डालना है तो आप साइन टेस्ट भी डाल सकते हो। साइन टेस्ट कि आपका जो बीटा का साइन है वो इंट्यूटिव आना चाहिए। राइट, बीटा का साइन इंट्यूटिव आना चाहिए। सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, साइन टेस्ट। राइट। तो जहां पर भी आप रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हो वहां पे आपका चैम्प्स का बात आएगा। नाउ लीनियर रिग्रेशन में तो हमारा सारा का सारा चैम्प्स रेलेवेंट है। मुझे बताओ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या आपने हेटेरोस्केडास्टिसिटी चेक करते हैं? रिप्लाई करना चैट बॉक्स में। नहीं चेक करते। क्या आपने ऑटो कोरिलेशन चेक करते हैं? नहीं करते। क्या आपने स्टेशनैरिटी चेक करते हैं? क्या आपने स्टेशनैरिटी चेक करते हैं? जनरली नहीं। राइट। तो अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के परस्पेक्टिव से देखो तो वहां पे आर स्क्वायर अपने चेक करते हैं या लॉग लाइक्लीहुड देखते हैं, अपने वीआईएफ टेस्टिंग करते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी चेक करते हैं। राइट, अपने पी वैल्यूज को चेक करते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए डिस्टिंक्शन कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या क्या चीजें रेलेवेंट है और लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या चीजें रेलेवेंट है। बट जहां पर भी रिग्रेशन का बात आएगा आपको ये एक्रोनिम याद रखना है, विच इज चैम्प्स। राइट। नेक्स्ट बी इज फॉर बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग प्रिडिक्टेड आउटकम्स विद एक्चुअल रिजल्ट्स। राइट, कंपेयरिंग प्रिडिक्टेड आउटकम्स विद एक्चुअल रिजल्ट्स। मैं मॉडल से प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मेरा जो प्रिडिक्शन है इट शुड बी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। राइट, माय प्रिडिक्टेड पीडीज, माय प्रिडिक्टेड डिफॉल्ट रेट्स शुड बी क्लोज टू द एक्चुअल पीडीज या एक्चुअल डिफॉल्ट रेट्स, ऑब्वियसली दैट इज योर बैक टेस्टिंग। राइट, कंपेयरिंग प्रिडिक्शंस विद एक्चुअल्स, कंपेयरिंग प्रिडिक्शंस विद एक्चुअल्स। अगर आप बाजल की बात करो या IFRS 9 की बात करो, आप वहां पे पीडी निकाल रहे हो, आप ऑब्वियसली चेक करोगे कि आपका जो प्रिडिक्टेड पीडी है दैट शुड बी क्लोज टू द एक्चुअल पीडी। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर आप डिफॉल्ट रेट्स को प्रिडिक्ट करते हो। राइट, तो आप वहां पे चेक करोगे कि जो आपके प्रिडिक्टेड डिफॉल्ट रेट्स हैं दैट शुड बी क्लोज टू द एक्चुअल डिफॉल्ट रेट्स। तो इसीलिए मैंने तीनों में टिक दिया है। बैक टेस्टिंग तो हर जगह हो गई, बैक टेस्टिंग तो हर जगह हो गई। राइट, कंपेयरिंग expected results with actuals. नेक्स्ट बी इज फॉर बायस टेस्टिंग। बायस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस हाई परसेंटेज एरर विथ सेम साइन। मतलब अगर मैं सिर्फ एक ही पीरियड का पीडी निकाल रहा हूं तब मुझे सिर्फ बैक टेस्टिंग करना है। बट अगर मैं मल्टीपल पीरियड्स का पीडी निकाल रहा हूं, मैं पीडी का एक टर्म स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूं। राइट, पीडी का एक टर्म स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूं या मैं क्यूमुलेटिव पीडी को यूज करने वाला हूं, तो वहां पे मुझे बायस टेस्टिंग भी चेक करना है। बायस टेस्टिंग का मतलब क्या? ऐसा हो सकता है कि हर एक पीरियड में आपका जो पीडी, आपका जो प्रिडिक्टेड पीडी है और जो आपका एक्चुअल पीडी है उसमें एरर जो है वो स्मॉल है। बट जब अपने उसको देख रहे हैं ना एज अ टर्म स्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको दिख रहा है वो कंपाउंड हो जा रहा है। तो मैंने क्या बोला? बायस एनालिसिस का मतलब है कंटिन्यूअस हाई परसेंटेज एरर विद सेम साइन। मतलब आपको दिख रहा है कि यार कंटिन्यूअसली अंडर एस्टिमेशन हो रहा है मेरे पीडी का, कंटिन्यूअसली अंडर एस्टिमेशन हो रहा है पीडी का। तो कंपाउंड होके तो बहुत बड़ा अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा ना, इसीलिए अपने बायस एनालिसिस करते हैं। बैक टेस्टिंग में अपने एक एक पीरियड का पीडी कंपेयर कर रहे हैं विद द एक्चुअल रिजल्ट। बट बायस में अपने चेक कर रहे हैं कि यार कंटिन्यूअसली अपने अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन तो नहीं कर रहे। मतलब कंटिन्यूअसली आपके जो एरर्स हैं वो सेम साइन के साथ कंपाउंड तो नहीं हो रहे। दैट इज बायस एनालिसिस। नाउ बाजल के अंदर मैंने कोई टिक नहीं लगाया, लेकिन IFRS के अंदर और स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर मैंने टिक लगाया है। कोई इसका रीजन बताएगा? व्हाट इज द रीजन? बायस टेस्टिंग मैंने बाजल में नहीं लिया, लेकिन मैंने IFRS में और स्ट्रेस टेस्टिंग में लिया है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मैंने बोला बायस एनालिसिस आप वहां पे चेक करोगे जहां पे एक टर्म स्ट्रक्चर का बात हो रहा है, जहां पे अपने क्यूमुलेटिव पीडी के साथ काम कर रहे हैं। बाजल के अंदर तो अपने क्यूमुलेटिव पीडी का बात ही नहीं करते, अपने तो सीधा अगले एक साल के लिए एक ही पीडी निकालते हैं। तो वहां पे अपना बायस एनालिसिस का इतना बात नहीं आएगा। IFRS 9 के अंदर तो ऑब्वियसली अपने लाइफ टाइम के लिए पीडी टर्म स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेस टेस्टिंग में अपने कहाँ क्यूमुलेटिव पीडी को यूज करते हैं? स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल अल्टीमेटली यूज होता है फॉर योर कैपिटल प्लानिंग, एंड कैपिटल प्लानिंग अपने जनरली 3 साल के लिए करते हैं। तो अल्टीमेटली आप जब सिनेरियो एनालिसिस करते हो तो आप अगले 3 साल का पीडी फोरकास्ट करते हो, तो वहां पे तो टर्म स्ट्रक्चर यूज हो ही रहा है। राइट, तो डेफिनेटली वहां पे क्यूमुलेटिव पीडी का बात आ रहा है, इसीलिए स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर भी मैंने बायस एनालिसिस को टिक किया है। राइट, तो बैक टेस्टिंग हर जगह होगा और अलग अलग पीरियड का बैक टेस्टिंग होगा।
बट अपने जहां पे क्यूमुलेटिवली एरर्स को देखना चाह रहे हैं कि यार कंटिन्यूअसली कहीं अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन तो नहीं हो रहा, दैट इज योर बायस एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट सी इज फॉर कर्व रैंक ऑर्डरिंग। जहां पर भी मैं कर्व्स को यूज कर रहा हूं, राइट, फॉर रिस्क रैंकिंग द कस्टमर। जैसे अपने नॉर्मली स्कोर कार्ड में क्या करते हैं, अपने पीडी निकालते हैं हर एक अकाउंट का, देन अपने उस पीडी के बेसिस पे मैप करते हैं टू मास्टर रेटिंग स्केल, एंड देन चेक करते हैं हर एक रेटिंग ग्रेड में मेरा पीडी कैसा आ रहा है और मेरा ओडीआर क्या है, राइट। तो जहां पर भी अल्टीमेटली अपने कर्व को यूज कर रहे हैं, कर्व को मतलब जो अपने रेटिंग ग्रेड्स हैं उस रेटिंग कर्व को यूज कर रहे हैं, वहां पे अपने को चेक करना ही है कि मोनोटोनिसिटी होना चाहिए, राइट। मोनोटोनिसिटी होना चाहिए मतलब जैसे जैसे अपने रेटिंग ग्रेड्स खराब हो रहे हैं, अपना पीडी शुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे अपने रेटिंग ग्रेड्स खराब हो रहे हैं, अपना पीडी शुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, राइट। आईएफआरएस 9 के अंदर अपने पीआईटी पीडी निकालते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका रेटिंग ग्रेड खराब है तो आपके पीआईटी पीडी जो टर्म स्ट्रक्चर आएगा वो अपर साइड पे आना चाहिए एज कंपेयर टू गुड रेटिंग ग्रेड्स, राइट। स्ट्रेस टेस्टिंग में मैंने टिक क्यों नहीं किया, बिकॉज यहां पे मैं बात कर रहा हूं अगर आप कर्व को यूज कर रहे हो फॉर रिस्क रैंकिंग पर्पस। देखो कर्व को अपने स्ट्रेस टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। आईएफआरएस और स्ट्रेस टेस्टिंग तो क्लोजली लिंक्ड है। आईएफआरएस में अगर एक स्ट्रेस सिनेरियो का बात कर लोगे तो वही तो स्ट्रेस टेस्टिंग है। तो आईएफआरएस में टिक किया है, स्ट्रेस टेस्टिंग में टिक नहीं किया, ऐसा क्यों है? बिकॉज आईएफआरएस में मैंने टिक किया ये मानते हुए कि मैं कर्व को यूज कर रहा हूं फॉर रिस्क रैंकिंग द कस्टमर्स, मैं एक पीआईटी स्कोर कार्ड बना रहा हूं। स्ट्रेस टेस्टिंग में कोई स्कोर कार्ड तो नहीं बनाते, तो वहां पे कर्व अगर यूज होता भी है तो वो रिस्क रैंकिंग के लिए इतना यूज नहीं होता, राइट। रिस्क रैंकिंग के लिए इतना यूज नहीं होता, तो इसलिए वहां पे मैंने टिक नहीं किया। सिमिलरली आप चेक करते हो कि आपका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, फॉर डिफरेंट रेटिंग ग्रेड्स इन द कर्व दैट शुड बी स्टेबल। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका स्टेबल होना चाहिए इन द डेवलपमेंट सेट एंड वैलिडेशन सेट। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टेबल होना चाहिए इन द डेवलपमेंट सेट एंड वैलिडेशन सेट। तो वहां पे कर्व स्टेबिलिटी का बात आएगा, वो भी अपने बाजल में ले रहे हैं, आईएफआरएस में ले रहे हैं। जहां पर भी कर्व को रिस्क रैंकिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब स्कोर कार्ड बना रहे हैं यार कर्व को देख के, राइट, वेदर इट इज अ टीटीसी स्कोर कार्ड और वेदर इट इज अ पीआईटी स्कोर कार्ड, वहां पे स्टेबिलिटी का बात भी आएगा, राइट। कर्व को स्ट्रेस टेस्टिंग में नहीं यूज कर सकते ऐसा नहीं है। मैं स्केलर अगर स्ट्रेस्ड स्केलर्स यूज कर लूंगा तो कर्व को यूज करके मैं स्ट्रेस्ड पीडीज निकाल ही सकता हूं ना। तो ये मत सोचना कि स्ट्रेस टेस्टिंग में कर्व यूज नहीं होता, डेफिनेटली होता है। बट बात हो रही है स्कोर कार्ड के परस्पेक्टिव से, क्या स्ट्रेस टेस्टिंग में स्कोर कार्ड यूज करते हैं? जनरली नहीं, जनरली नहीं, राइट। तो वहां पे सिंस मैं कर्व को रिस्क रैंकिंग के लिए नहीं यूज कर रहा, तो वहां पे इतना रैंक ऑर्डरिंग और स्टेबिलिटी टेस्ट इतना फेमस नहीं है, करने को कुछ भी कर सकते हो आप, राइट। उसके अलावा आप रेटिंग कर्व में काफी बारी माइग्रेशन एनालिसिस करते हो या आप सिंपल ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच ही यूज करते हो। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच आप बाजल के लिए भी यूज कर सकते हो, आईएफआरएस के लिए भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आप स्ट्रेस्ड ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो वहां पे आप चेक करोगे ना कि आपका जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो करेक्ट है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं, एंड जो आपकी ट्रांजिशंस आ रही हैं, आपको दिख रहा है कि आपके कर्व में माइग्रेशंस जो ऑब्जर्व हो रही हैं, इज दैट लॉजिकल और नॉट, राइट। आपके जो कर्व में माइग्रेशंस है, इज दैट लॉजिकल और नॉट। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कैसे हम लोग सारे टेस्टिंग करते हैं, कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं, कैसे माइग्रेशन एनालिसिस करते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेटरी पार करते हैं, वो भी अपने इस सीरीज में करने वाले हैं, राइट। मतलब आपका होलसेल पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं इस सीरीज में कवर हो जाएगा, बिकॉज अपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पीआईटी पीडी में ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच को कवर करते हुए आए हैं, राइट। एंड देन लास्ट डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेटरी पार। डिस्क्रिमिनेटरी पार का मतलब क्या है? वेदर द मॉडल इज able to differentiate between the good customers and bad customers, whether the model is properly differentiating between the good customers and the bad customers, that is your discriminatory par। तो डिस्क्रिमिनेटरी पार अगेन अपने स्कोर कार्ड कंटेक्स्ट में ज्यादा यूज करते हैं, तो वो अपना बाजल में आएगा, आईएफआरएस में आएगा। आईएफआरएस में तभी आएगा अगर अपने पीआईटी स्कोर कार्ड बिल्ड कर रहे हैं, राइट। स्ट्रेस टेस्टिंग में अपने इतना डिस्क्रिमिनेटरी पार का बात नहीं करते। तो अगर कोई भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बात करता है तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के हिसाब से आपको मेनली फोकस करना है ऑन ABCD ऑफ टेस्टिंग। ए फॉर एजम्पशन टेस्टिंग, बी फॉर बैक टेस्टिंग कंपेयरिंग प्रिडिक्टेड आउटकम्स विद एक्चुअल्स, बी फॉर बायस टेस्टिंग, आपका कंटिन्यूअस हाई परसेंटेज एरर्स विद द सेम साइन, मतलब कंटिन्यूअस अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन तो नहीं हो रहा। सी फॉर कर्व रैंक ऑर्डरिंग, कर्व रैंक ऑर्डरिंग कि आपके कर्व में मोनोटोनिसिटी होल्ड होना चाहिए,
कर्व स्टेबिलिटी, आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी स्टेबल, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन सेट। कर्व माइग्रेशंस, आपकी जो माइग्रेशंस आ रही है वो लॉजिकल आ रही है कि नहीं, राइट। एंड डी फॉर डिस्क्रिमिनेटरी पावर, वेदर द मॉडल इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड कस्टमर्स एंड द बैड कस्टमर्स। डिस्क्रिमिनेटरी पावर और रैंक ऑर्डरिंग काफी क्लोजली लिंक्ड है, राइट। इनफैक्ट मैंने कुछ सिमुलेशन एक्सरसाइजेस बनाई है जो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, बट सिर्फ दिखा दे रहा हूं कि होता क्या है। हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं थ्रू एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, हम लोग डिस्क्रिमिनेटरी पार चेक करते हैं थ्रू आरओसी, हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं थ्रू पीसीआई। तो मैं अलग अलग सिचुएशंस आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा कि नॉर्मली आपका एक्यूरेसी भी अच्छा है, मतलब परसेंटेज एरर लो है, आपका आरओसी हाई है, आपका पीएसआई भी लो है, विच इज गुड, मतलब मॉडल आपका स्टेबल है, राइट। आपका पॉपुलेशन स्टेबल है। अगर मैं सिमुलेट करता हूं अलग अलग सिचुएशन, पुअर रैंक ऑर्डरिंग, तो रैंक ऑर्डरिंग पुअर होने के कारण होगा क्या, आपका कर्व खराब आएगा, जो प्रिडिक्शन आएगा, ठीक है, आपका एरर्स भी हाई आएंगे, और ऑब्वियसली आपका आरओसी भी ड्रॉप कर रहा है। तो रैंक ऑर्डरिंग एंड आपका डिस्क्रिमिनेटरी पावर दे आर क्लोजली लिंक्ड। यहाँ पे 91% आ रहा है, और रैंक ऑर्डरिंग अगर खराब होता है तो आपका ये 86% हो रहा है, और एरर्स तो आपके अराउंड 40% की रेंज में थे, वो 126% चले गए। तो ये अपने डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। पुअर डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन पुअर है तो आरओसी और ड्रास्टिकली गिर गया, और आपको दिख रहा है आपका आरओसी जो कर्व आ रहा है उसका शेप खराब सा आ रहा है, राइट। इतना ज्यादा पीएसआई यहाँ पे इंपैक्ट नहीं हुआ। अगर कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है, मतलब डिस्क्रिमिनेट तो कर रहा है बट पीडी के जो लेवल्स आ रहे हैं वो सही नहीं है, तो पीडी के लेवल्स जो हैं वो एक्चुअल से काफी दूर है, तो वहां पे आपका एरर्स जो है वो बहुत बढ़ गए, एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। और उसके अलावा आपका पुअर स्टेबिलिटी, अगर मॉडल में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो आपका पीएसआई विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। अपने को पता है पीएसआई 10% के ऊपर खराब होता है, तो पीएसआई आपका ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो आजकल इंटरव्यूअर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेटरी पावर लोग पढ़ के आने लग गए हैं। पिक्स टू टेल्स का वीडियो है यूट्यूब में, तो वो और जाके घुमा के पूछते हैं कि यार बताओ डिस्क्रिमिनेटरी पावर और स्टेबिलिटी में क्या लिंक है, राइट। डिस्क्रिमिनेटरी पावर और कैलिब्रेशन एक्यूरेसी में क्या लिंक है। तो वो क्रॉस लिंकेजेस जो है, दैट इज ऑल्सो इंटरव्यूअर्स आर आस्किंग, तो उसको भी अपने एड्रेस करेंगे इन दिस सीरीज। क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यूअर्स अपडेट हो रहे हैं अपने को अपना कंटेंट भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक सिमुलेशन एक्सरसाइज मैंने बिल्ड की है टू अंडरस्टैंड द क्रॉस लिंकेजेस बिटवीन आपका डिस्क्रिमिनेटरी पावर, आपका कैलिब्रेशन एक्यूरेसी एंड आपका पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। वो अपने आने वाली क्लास में देखेंगे, राइट। नाउ जो भी मॉडल वैलिडेशन अपने करते हैं उसके लिए अपने को पता है कि वी हैव टू डिजाइन आउट ऑफ टाइम डेटा। जो भी मॉडल वैलिडेशन अपने करते हैं उसके लिए वी हैव टू डिजाइन आउट ऑफ टाइम डेटा। तो आउट ऑफ टाइम डेटा अपने क्या क्या चूज कर सकते हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, कि आउट ऑफ टाइम के लिए अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आउट ऑफ टाइम के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेटा है जिसमें आई एम टेकिंग अराउंड 78 स्नैपशॉट्स, 78 क्वार्टरली स्नैपशॉट्स में लेके चल रहा हूं, वेदर फ्रॉम अ स्कोर कार्ड परस्पेक्टिव और वेदर फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल परस्पेक्टिव। 78 स्नैपशॉट्स लेके चल रहा हूं, उसमें मैं आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स जो लेके चलूंगा वो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं फॉर डिजाइनिंग माय आउट ऑफ टाइम डेटा। व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर डिजाइनिंग माय आउट ऑफ टाइम डेटा, बिकॉज वैलिडेशन तो आप आउट ऑफ टाइम डेटा पे ही करते हो ना। तो उसके लिए आई कैन यूज रीसेंट स्नैपशॉट्स, आई कैन यूज रीसेंट स्नैपशॉट्स, मतलब मैंने यहां पे आपको दिख रहा होगा लास्ट के जो स्नैपशॉट्स हैं उसको यूज कर लिया एज आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, आई कैन यूज मिक्स्ड स्नैपशॉट्स। मैं मिक्स्ड स्नैपशॉट ले सकता हूं, और वो जो मिक्स्ड स्नैपशॉट लूंगा ना, आई कैन टेक इट एज पर फिक्स्ड पैटर्न। मैं फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से भी ले सकता हूं कि 8 to 12 ले लिया, देन 20 to 24 ले लिया, राइट, देन 36 to 40 ले लिया, और आई कैन टेक इट रैंडमली। तो आपने सुना होगा बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है, हम लोग रैंडमली आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स को लेते हैं, रैंडमली आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स को लेते हैं। तो जो आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स हैं यू कैन टेक इट मिक्स्ड एंड दैट टू इन अ प्रॉपर पैटर्न, और you can take it randomly. You can use bootstrap sampling to choose your mixed snapshots. ठीक है, आप bootstrap sampling यूज कर सकते हो to choose your mixed snapshots. Is that clear? bootstrap sampling। तो बात क्या चल रही है कि यार अपने को आउट ऑफ टाइम लेना है, तो अपने recent snapshots को भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने मिक्स्ड स्नैपशॉट्स को भी ले सकते हैं। मिक्स्ड में भी बात चल रहा है कि अपने फिक्स्ड पैटर्न वाइज कुछ कुछ स्नैपशॉट ले सकते हैं आउट ऑफ टाइम,
राइट, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ टाइम मतलब अपने को एंड का ही लेना है, तो वो प्रिजम्पशन हटा दो माइंड से। आउट ऑफ टाइम मतलब अपने मॉडल डेवलप कर रहे हैं ये येलो स्नैपशॉट्स पे, और उसको चेक कर रहे हैं ये ग्रे स्नैपशॉट्स पे। ना वो जो ग्रे स्नैपशॉट आपको चूज करने हैं, यू कैन चूज इट एज पर फिक्स्ड पैटर्न, मिक्स्ड डेफिनेटली, और यू कैन चूज इट रैंडमली। तो बूटस्ट्रैप सैंपलिंग जो होती है, उससे अपने रैंडमली भी आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स को चूज कर सकते हैं। राइट। नाउ मुझे बताओ, बाजल के लिए आप किस तरह के स्नैपशॉट को प्रेफर करोगे, रीसेंट स्नैपशॉट्स को या मिक्स्ड स्नैपशॉट्स को? टेल मी प्लीज। बाजल के लिए आप किस तरह के स्नैपशॉट्स को प्रेफर करोगे, रीसेंट स्नैपशॉट्स को या मिक्स्ड स्नैपशॉट्स को? सोच के बताना। मिक्स्ड स्नैपशॉट्स को, उसका रीजन, व्हाट इज द रीजन? व्हाई? व्हाई मिक्स्ड स्नैपशॉट्स? क्योंकि बाजल में जो हमारा आउटपुट आ रहा है, दैट इज योर ओवरऑल पीडी। हम लोग लॉन्ग रन एवरेज लेके चल रहे हैं। अगर मैं लॉन्ग रन एवरेज लेके चल रहा हूं, राइट, और जब मैं चेकिंग कर रहा हूं, तो चेकिंग करते वक्त मैं सिर्फ रीसेंट स्नैपशॉट पे चेक कर रहा हूं, तब तो मेरा मॉडल सही वर्क करेगा ही नहीं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि रीसेंट स्नैपशॉट में आपके पीआईटी पीडीज जो है, मतलब जो पीडीज आ रहे हैं, वो इंपैक्टेड है बाय डाउन टर्न या अप टर्न। तो आप जब कंपेयर करोगे यार कि डेवलपमेंट डेटा पे मेरा ऐसा आ रहा है रिजल्ट, और मेरा वैलिडेशन डेटा में रिजल्ट ऐसा आ रहा है, तो आपको दिखेगा जनरली आपका मॉडल फेल हो रहा है। जनरली आपका मॉडल फेल हो रहा है। तो टू इंश्योर कि अपना चेकिंग अनबायस्ड हो, इसीलिए अपने बाजल के लिए जनरली मिक्स्ड स्नैपशॉट्स को लेके चलते हैं। रिसेंट पे भी आप करो, कोई इशू नहीं है, बट आपको मिक्स्ड स्नैपशॉट्स को भी यूज करना है, ताकि आप हर तरह के पीरियड को इंक्लूड कर सको। एंड अल्टीमेटली आपका येलो जो रीजन है और जो आपका ग्रे रीजन है, वो दोनों कंपैरेटिव हो। राइट, दैट इज द आइडिया। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो टेक रोलिंग स्नैपशॉट्स। रोलिंग मतलब मैं कंजेकेटिव स्नैपशॉट्स लेके चल रहा हूं। कंजेकेटिव स्नैपशॉट्स, स्कैटर्ड नहीं है मेरे स्नैपशॉट्स, कंजेकेटिव है। मुझे बताओ, अभी जो हम लोगों ने एबीसीडी डिस्कशन किया, उसमें कौन से टेस्ट के लिए रोलिंग स्नैपशॉट बिकम इंपॉर्टेंट? अभी जो हमने एबीसीडी टेस्टिंग किया, उसमें कौन से टेस्टिंग के लिए रोलिंग स्नैपशॉट्स बिकम इंपॉर्टेंट? कौन से टेस्टिंग के लिए रोलिंग स्नैपशॉट्स बिकम इंपॉर्टेंट? टेल मी प्लीज। अभी जो हमने एबीसीडी कवर किया, उसमें कौन से टेस्ट के लिए रोलिंग स्नैपशॉट्स बिकम इंपॉर्टेंट? बायस टेस्टिंग। बायस टेस्टिंग, राइट। वहां पे तो अपने को कंसेक्यूटिवली स्नैपशॉट्स को देखना पड़ेगा ना, कि यार अपना कंटिन्यूअस अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन तो नहीं हो रहा। राइट। तो आपने कभी सुना होगा कि सी कार में अपने 9 क्वार्टर बैक टेस्टिंग या आपने 13 क्वार्टर बैक टेस्टिंग, ये सब वर्ड सुने हैं? 9 क्वार्टर बैक टेस्टिंग, 13 क्वार्टर बैक टेस्टिंग, वो क्या होता है? वो एक तरह से बायस टेस्टिंग ही तो होता है आपका। राइट। कि आप कंसेक्यूटिवली 9 क्वार्टर्स में या 13 क्वार्टर्स में अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो। तो वो हो गया आपका रोलिंग स्नैपशॉट्स। रोलिंग स्नैपशॉट्स, ठीक है। देन है आपका वॉक फॉरवर्ड। तो वॉक फॉरवर्ड में क्या है, कि सपोज आप पहले कुछ स्नैपशॉट लेके चल रहे हो, किसमें? डेवलपमेंट में, बाकी वैलिडेशन में। नाउ यू विल वॉक फॉरवर्ड। अब आप डेवलपमेंट में 41st स्नैपशॉट को भी ले रहे हो, बाकी आपका वैलिडेशन में जा रहा है। देन अगेन यू वॉक फॉरवर्ड। अब आप 42 स्नैपशॉट्स को डेवलपमेंट में ले रहे हो, बाकी आपका वैलिडेशन में जा रहा है। देन यू वॉक फॉरवर्ड। अब आप 43 स्नैपशॉट्स को डेवलपमेंट में ले रहे हो, देन यू वॉक फॉरवर्ड। राइट। तो वो आपका हो गया वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग। वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो आपके जो भी आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स हैं, दैट कैन बी मिक्स्ड। मिक्स्ड आपका एज पर पैटर्न हो सकता है, और इट कैन बी randomly sampled. You can take recent snapshots. You can take rolling snapshots. तो आप रोलिंग स्नैपशॉट्स भी ले सकते हो। तो यहां हमने रोलिंग स्नैपशॉट्स लिए, कंसेक्यूटिव स्नैपशॉट्स। और वी कैन टेक वॉक फॉरवर्ड स्नैपशॉट्स, मतलब कुछ स्नैपशॉट्स डेवलपमेंट में है, बाकी वैलिडेशन में है। देन वी कीप ऑन वॉकिंग फॉरवर्ड। डेवलपमेंट में अपने अपडेट करते रहेंगे स्नैपशॉट्स को, एंड वैलिडेशन में भी कंटिन्यूअसली आपका अपडेशन होता रहेगा। राइट। दैट इज योर वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग में और भी बहुत कुछ है, अपना के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन होता है। बहुत तरह का अपने वैलिडेशन कर सकते हैं, आउट ऑफ टाइम स्नैपशॉट्स ले सकते हैं। अपने वो सारा डिस्कस करेंगे इन द कमिंग क्लासेस। तो यहां मैंने अलग से पूरा शीट बना रखा है कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कैसे करते हैं, नेस्टेड के फोल्ड कैसे करते हैं, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड कैसे करते हैं। राइट। उसके अलावा आपका रैंडम सब सैम्पलिंग, बूटस्ट्रैपिंग, सब कुछ अपने डिस्कस करने वाले हैं वॉक फॉरवर्ड, ठीक है, इन द कमिंग क्लासेस। तो मैं जस्ट आपको स्कोप दिखा रहा हूं कि अपने कितनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ये सारा कवर करने के बाद आपका पूरा वैलिडेशन ए टू जी क्लियर हो जाएगा।
नॉट ओनली फ्रॉम एन आईएफआरएस 9 परस्पेक्टिव, ऑब्वियसली आईएफआरएस पे तो ज्यादा फोकस रहेगा ही, बट ऑल्सो फ्रॉम बाजल एंड स्ट्रेस टेस्टिंग परस्पेक्टिव, राइट? तो के फोल्ड, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, नेस्टेड के फोल्ड, ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग, वॉक फॉरवर्ड, ये सारी चीजें कैसे लिंक होती हैं और कैसे उसको विजुलाइज करना है, बिकॉज सबका अपने एक्सेल शीट में एग्जांपल्स देखेंगे तो आप सबको इमेजिन कर पाओगे, आप विजुलाइज कर पाओगे कि यार अपने कैसे स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड कर रहे हैं, कैसे नेस्टेड के फोल्ड कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू आंसर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ वैलिडेशन परस्पेक्टिव। इज दैट क्लियर? राइट? जो मॉडल हम लोग बना रहे हैं, एक सर्टेन डेटा के ऊपर डेवलप करते हैं, देन अपने उसको टेस्ट करते हैं एक अलग डेटा के ऊपर। वो आउट ऑफ टाइम डेटा क्या होना चाहिए, या उसको आउट ऑफ सैंपल भी आप बोल सकते हो, बट जनरली हम लोग जहां पर भी टाइम सीरीज पैनल डेटा के साथ काम कर रहे हैं वहां पे अपने वर्ड यूज करना चाहते हैं आउट ऑफ टाइम डेटा। तो आउट ऑफ टाइम डेटा जो अपने लेके चल रहे हैं उसमें किस तरह के स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, वो अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? राइट? अच्छा, जब मॉडल की टेस्टिंग करते हैं, जो एबीसीडी ऑफ टेस्टिंग का बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये जो टेस्टिंग करेंगे वो ओवरऑल लेवल पे करेंगे या हर एक स्नैपशॉट का टेस्टिंग करेंगे? फॉर एग्जांपल बैक टेस्टिंग करना है या डिस्क्रिमिनेटरी पार चेक करना है, वो अपने ओवरऑल चेक करेंगे या एक एक स्नैपशॉट में जाके अपने बैक टेस्टिंग करेंगे और एक एक स्नैपशॉट में जाके डिस्क्रिमिनेटरी पार चेक करेंगे? अगर अपने बाजल के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल करेंगे, मतलब एक बारी बैक टेस्टिंग, एक बारी डिस्क्रिमिनेटरी पार। बट अगर अपने आईएफआरएस 9 के लिए कर रहे हैं तो अपने को स्नैपशॉट बाय स्नैपशॉट, बिकॉज अपने को हर एक पीरियड के पीडी में इंटरेस्ट है, अपने को पीआईटी पीडी भी करेक्ट चाहिए, अपने को ओवरऑल टीटीसी पीडी में इंटरेस्ट नहीं है, अपने को एक एक पीरियड का पीडी सही चाहिए। तो अपने एक एक स्नैपशॉट में जाके बैक टेस्टिंग करेंगे, एक एक स्नैपशॉट में जाके डिस्क्रिमिनेटरी पार चेक करेंगे। बाजल में ऐसा नहीं किया था जब मैंने पहले वैलिडेशन का क्लासेस लिया था, बिकॉज वहां पे अपने ओवरऑल एक पीडी निकाल रहे हैं तो एक ही बारी टेस्टिंग होता है। बट जहां पे अपना स्कोप आईएफआरएस का आएगा वहां पे अपने को एक एक स्नैपशॉट के लिए टेस्टिंग करना है, बैक टेस्टिंग एज वेल एज डिस्क्रिमिनेटरी पार। राइट? जब स्नैपशॉट में टेस्टिंग करेंगे, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि अपने कंसेक्यूटिव स्नैपशॉट्स को लेके चले या डिसकंटिन्यूअस स्नैपशॉट से भी काम चलेगा। अगर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस स्नैपशॉट से भी काम चलेगा, बट अगर बायस टेस्टिंग कर रहे हैं तो अपने को कंसेक्यूटिव स्नैपशॉट्स को ही लेना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव स्नैपशॉट्स को ही लेना पड़ेगा। तो मैं ना आपको फंडास देने वाला हूं, ठीक है? बिकॉज एक एक टेस्ट समझाना बहुत ईजी है, बट उससे आप कभी भी इंप्रोवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई नया मॉडल आ गया तो। इंप्रोवाइज अगर आप करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल्स समझने हैं। तो आज की क्लास से मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको स्कोप बताऊं पूरा 360 डिग्री व्यू की वैलिडेशन में होता क्या क्या है, और फंडास का आइडिया दूं। वो फंडास को एक्चुअली अपने एक्शन में लेके आएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, जहां पे रियल डेटा पे ये सारी चीजें अपने देखने वाले हैं। राइट? तो आज का क्लास जैसे मैंने आपको बोला था वो छोटा रखेंगे। तो मेरा आज का स्कोप यही था, ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट, सबमिट। उसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर अपने एबीसीडी ऑफ टेस्टिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है? एजम्पशन के अंदर अपने चैम्प्स का बात कर रहे हैं, आउट ऑफ टाइम के अंदर अपने कैसे कैसे स्नैपशॉट्स को चूज कर सकते हैं उसका बात कर रहे हैं, एंड अपने को टेस्टिंग ओवरऑल लेवल पे करना है या स्नैपशॉट बाय स्नैपशॉट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आईएफआरएस 9 के अंदर अपने हर एक पीरियड के पीआईटी पीडी में इंटरेस्टेड है, स्ट्रेस टेस्टिंग में हर एक पीरियड के अपने स्ट्रेस्ड पीडी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो वहां पे स्नैपशॉट बाय स्नैपशॉट टेस्टिंग भी होती है। राइट? सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, और ये सारे टेस्ट अपने रियल डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट करके सीखेंगे। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास नाउ। आई विल कीप यू अपडेटेड। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज आई हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट यूजिंग एक्सेल, ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। तो दैट टेक्स टाइम। नेक्स्ट वीक अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे एंड वी विल डिस्कस एंड सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। थैंक यू।